Coming to the next topic, friends. So, next topic is repression, Daman. It is clear from all accounts that we have of 1857 that the British did not have an easy time in putting down the rebellion. सो 1857 के पास हमारे पास जो भी विवरण हैं मौजूद हैं उनसे ये साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ. Before sending out troops to reconquer North India, the British passed a series of laws to help them quell the insurgency. उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे. By a number of acts passed in May and June 1857, not only was the whole of North India put under martial law, but military officers and even ordinary Britons were given power to try and punish Indians suspected of rebellion. मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने या उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था. इन अदर वर्ड्स, द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वेयर सस्पेंडेड एंड इट वाज पुट आउट दैट रिवेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ. तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कानून और मुकदमे की समान प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत. आर्म्ड विद दिस न्यूली इनेक्टेड स्पेशल लॉज एंड रीइंफोर्समेंट ब्रॉट इन फ्रॉम ब्रिटेन, द ब्रिटिश बिगन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट. इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया. They, like the rebels, recognized the symbolic value of Delhi. तो विद्रोहियों की तरह वो भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे. The British thus mounted a two-pronged attack. तो विद्रोही लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया. One force moved from Calcutta into North India and the other from Punjab, which was largely peaceful to reconquer Delhi. एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ, हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था. British attempts to recover Delhi began in the earnest in early June 1857, but it was only in late September that the city was finally captured. दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई. The fighting and losses on both sides were heavy. One reason for this was the fact that the rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital. तो दोनों पक्षों में दोनों तरफ से जमकर हमले हुए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसका एक वजह यह भी था कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे. इन द गंगेटिक प्लेन टू द प्रोग्रेस ऑफ द ब्रिटिश रिकॉन्क्वेस्ट वॉज स्लो. गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का जो सिलसिला था वो धीमा रहा. द फोर्सेस हैड टू रिकंकर द एरियाज विलेज बाय विलेज. अंग्रेजी टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था. द कंट्री साइड एंड द पीपल अराउंड वेर इंटायरली हॉस्टाइल. आम देहाती जनता और आसपास के लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे. As soon as they began their counter-insurgency operations, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny, but an uprising that had a huge popular support. जैसे ही उन्होंने अपने उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है,
वो ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। In Awadh, for example, a British official called Forsyth estimated that three-fourths of the adult male population was in rebellion. The area was brought under control only in March 1858 after protracted fighting. उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे और इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज द्वारा अपने नियंत्रण में ला पाए। The British used military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used. अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। In large parts of the present day Uttar Pradesh, where big landlords and peasants had offered united resistance, the British tried to break up the unity by promising to give back to the big landholders their estates. वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने उनकी इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी। Rebel landholders were dispossessed and their loyal rewarded. Many landholders died fighting the British or they escaped into Nepal where they died of illness or starvation. सो विद्रोह की रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्हें बीमारी या भूख में दम तोड़ दिया। ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।